स्टूडेंट्स, हम लोग रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी स्टडी कर रहे थे, है ना। इसमें हमने सारे प्रोविजंस देखे कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं और फिर उसका इंसिडेंस ऑफ टैक्स पर किस तरह से इम्पैक्ट आता है। ठीक है, उस तरह से किस तरह से एक रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक रेजिडेंट, तीनों के लिए टैक्स लायबिलिटी डिफरेंट होती है। अब उस पर बेस्ड हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे जिससे कि आपको वो प्रोविजन सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब देखिए बच्चों, इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, हमें डिसाइड करना है कि हमारे रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की टैक्स लायबिलिटी क्या क्या बनती है ना। मैंने आपको इसकी PDF में भी अवेलेबल करा दी है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें जैसे भी आपको सूटेबल लगता है। तो देखिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया में मकान संपत्ति से आय 10,000 रुपये जिसे ऑस्ट्रेलिया में ही एक बैंक में जमा करा दिया गया है और इसमें से 4,000 रुपये भारत में लाए गए हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट में देखिए इसने क्या बोला है कि ऑस्ट्रेलिया में आपकी मकान संपत्ति, हाउस प्रॉपर्टी है ऑस्ट्रेलिया में, तो इंडिया के बाहर है, उससे आपको 10,000 की इनकम हुई है। क्लियर, कोई बात नहीं है। इसे ऑस्ट्रेलिया के बैंक में जमा कराया गया और फिर उसके बाद इसे 4,000 रुपये भारत में लाए गए। तो हमने रिसीव में बात की थी कि पहली बार इनकम जहाँ पर रिसीव्ड होगी वहीं की मानी चली जाएगी। इसका मतलब है कि ये इनकम पहली बार ऑस्ट्रेलिया में रिसीव हुई है तो इंडिया में रिसीव नहीं मानी जाएगी, है ना। फिर भले ही आप इसमें से 4,000 रुपये इंडिया में लेकर आते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इनकम ना तो इंडिया में रिसीव हुई है न ही इंडिया में एक्रू हुई है, लेकिन जो हमारा निवासी व्यक्ति है उसको तो हर कंडीशन में टैक्स देना है। ठीक है, तो हमारे अगर मिस्टर जो श्री जगमोहन हैं ये भारत में निवासी हैं तो फिर इस कंडीशन में उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो मिस्टर जगमोहन की तीनों कंडीशंस में पूछा गया है कि अगर वो निवासी हैं तो वो क्या करेंगे, NOR है तो और NR है तो, है ना। तो ABC तीनों कंडीशंस में हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो पहला, अगर वो निवासी हैं तब तो वो इस पर टैक्स देंगे पूरे 10,000 की इनकम पर, और अगर नहीं है तो नहीं देंगे। तो यानी कि अगर वो रेजिडेंट है तो इस कंडीशन में 10,000 रुपी टैक्सेबल होगा, जबकि इन दोनों स्टेटस के होने पर उन्हें ये टैक्स नहीं देना पड़ता। सेकेंड पॉइंट, भारत सरकार से प्राप्त रॉयल्टी 24,000 रुपये। अगर भारत सरकार से कोई भी रॉयल्टी प्राप्त हो रही है मिस्टर जगमोहन को तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो इंडिया में एक्रू हुई है, इंडिया में ही रिसीव हो गई है, तो उस पर सबको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि भारत का पैसा है तो भारत टैक्स लेगा, है ना। तो इस सेकंड पॉइंट में 24,000 रुपये की इनकम पर तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसका थर्ड पॉइंट देखिए क्या है। अफगानिस्तान में व्यापार से आए हैं, आपको कोई भी इनकम है वो अफगानिस्तान से हो रही है 25,000 रुपये की। ठीक है, इसमें से 15,000 भारत में प्राप्त किए गए। इस व्यापार का नियंत्रण भी भारत से होता है। अब आप देखिए, फॉरेन की इनकम है, फॉरेन में ही रिसीव हुई और फॉरेन में ही एक्रू हुई, लेकिन इसमें से 15,000 रुपये, 25 में से 15 भारत में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कितना भारत में रिसीव हुआ, और जो पैसा भारत में रिसीव होगा उस पर क्या होगा, उस पर सबको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब 15,000 जो है रिसीव्ड इन इंडिया, इस पर तो तीनों ही स्टेटस में इनको टैक्स देना पड़ेगा। ये तो 15,000 की बात हो गई, एक नॉर्मल बात हो गई, लेकिन इसमें आप फिर ध्यान दीजिए। देखिए, ये इनकम है अफगानिस्तान के बिजनेस की, ठीक है, लेकिन इसके साथ इसने नीचे एक लाइन जोड़ी है कि इसका जो कंट्रोल है वो इंडिया से हो रहा है। तो जैसे ही कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ पॉइंट आ गया, 25 में से 15,000 तो हमें यहाँ रिसीव हो गए, वेल एंड गुड, लेकिन 10,000 रुपी ऐसा है जो इंडिया के बाहर ही एक्रू हुआ है और रिसीव भी वहीं हुआ है, लेकिन चूंकि इसके बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है तो हमारा फोर्थ पॉइंट एप्लीकेबल होगा और इस कंडीशन में फर्स्ट टू इस पर टैक्स देंगे। इसका मतलब है 10,000 और 10,000, लेकिन नॉन रेजिडेंट इस पर टैक्स नहीं देगा। ओके, तो यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट था वो वाले प्रोविजन आप लगाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, श्री मलेशिया में विनियोगों की आय 10,000 रुपये है। इसको मलेशिया में उनके अधिकृत प्रतिनिधि ने प्राप्त किया है और बैंक ड्राफ्ट से भारत भेज दिया है। देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, मलेशिया की इनकम है तो सबसे पहली बात एक्रू वहाँ हुई। सेकंड थिंग, इस राशि को मलेशिया में इनके अधिकृत प्रतिनिधि ने प्राप्त किया। ठीक है, तो इनके एजेंट ने वहाँ पर रिसीव किया तो इंडिया के बाहर रिसीव किया है।
उसने रिसीव किया तो भी वही बात है ना। एजेंट रिसीव करे या आप खुद रिसीव करें, दोनों एक ही बात है। तो आपने इंडिया के बाहर रिसीव किया, इंडिया के बाहर ही एक्रू हुई और फिर उसके बाद उसे बैंकक्रप्ट से बाहर भेज दिया गया। तो 5th पॉइंट एप्लीकेबल होगा, इंडिया के बाहर ही रिसीव हुई है, इंडिया के बाहर ही एक्रू हुई है, लेकिन इसके बिजनेस का या प्रोफेशन का सेटअप या कंट्रोल इंडिया से नहीं है, अदर्स हो गया, तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट टैक्स देगा। तो जो हमारा 4th पॉइंट है, कितनी इनकम है मलेशिया से, 10,000 रुपये की, ये 10,000 रुपये की इनकम पर केवल यही टैक्स देगा और कोई टैक्स नहीं देगा। समझ आ गई। 5th पॉइंट देखिए, श्री महेश जो कि एक अनिवासी हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, इन्होंने भारत में संचालित व्यापार के लिए दिए गए ऋणों पर 5,000 रुपये ब्याज के प्राप्त किए हैं। अब बच्चों देखिए, मिस्टर महेश नॉन रेजिडेंट हैं, भले ही वो एक नॉन रेजिडेंट है, लेकिन चूंकि ये बिजनेस इंडिया में हो रहा है और पैसा कमाने के लिए, इंडिया में अर्न करने के लिए किया जा रहा है ये खर्चा, तो इस कंडीशन में सबको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। कितनी इनकम है इनकी, 5,000, तो इसका मतलब इन्हें 5,000 तीनों देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था रॉयल्टी, टेक्निकल फी और इंटरेस्ट के बारे में। अगर एक नॉन रेजिडेंट ये खर्च इंडिया में पैसा कमाने के लिए कर रहा है तो फिर उसे टैक्स देना पड़ेगा। देन श्री सुरेश चंद्र जो कि एक निवासी हैं, है ना, भारत के बाहर संचालित व्यापार के लिए प्रदान की गई तकनीकी सेवा के लिए प्राप्त रॉयल्टी 20,000 रुपये। मिस्टर सुरेश एक रेजिडेंट हैं, भारत के बाहर संचालित व्यापार है और उसके लिए वो कोई 20,000 की टेक्निकल फ़ी का पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, मैंने आपसे इसमें बताया था कि अगर इंडिया का रेजिडेंट है, ठीक है, और वो इंडिया में अर्न करने के लिए देता तो फिर तो इंडिया में ही एक्रू मान लिया जाता उसको, लेकिन इंडिया के बाहर अर्न करने के लिए वो इसका पेमेंट कर रहा है, तो फिर इस कंडीशन में इसे इंडिया में एक्रू नहीं माना जाएगा। और जब इनकम इंडिया में एक्रू नहीं होगी तो इसका मतलब तीनों इस पर टैक्स नहीं देंगे, लेकिन रेजिडेंट तो हर कंडीशन में टैक्स देता है, तो केवल रेजिडेंट 5th पॉइंट हो गया ये। तो इस कंडीशन, क्योंकि ना तो ये इंडिया में एक्रू हुई ना इंडिया में रिसीव हुई, ठीक है, और अदर सोर्सेज से है, अदर से मतलब बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा जिसका कंट्रोल इंडिया से हो, तो इस कंडीशन में केवल रेजिडेंट टैक्स देगा, है ना। अगर ये रेजिडेंट इंडिया में ही अर्न करने के लिए खर्च करता और उससे रिसीव करता तो फिर इस पर सारे टैक्स देते, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ 20,000 पर कौन देंगे, 6th पॉइंट, केवल रेजिडेंट की फॉर्म में ही वो टैक्स देंगे। देन उसके बाद देखिए, भारत में व्यापार से आय, इसका नियंत्रण फ्रांस से किया जाता है, इसमें से 20,000 फ्रांस भेज दिए गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया में बिजनेस हो रहा है तो फिर इंडिया में ही इनकम एक्रू होगी, इंडिया में ही रिसीव होगी और सारे के सारे उस पर टैक्स देंगे। कितनी इनकम है इनकी, 40,000 है, तो सबके सब इस पर टैक्स देंगे। और लास्ट है, सेकंड लास्ट है, जयपुर में मकान संपत्ति के विक्रय से आय, इसका आधा भाग फ्रांस से प्राप्त किया गया है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया की प्रॉपर्टी है, इंडिया में बेच दी गई है ना, और 30,000 की आपको इनकम हो रही है, तो इसका मतलब इंडिया में ही रिसीव हो गई है, तो सबके सब इस पर टैक्स पे करेंगे। देन एक मित्र से शादी के अवसर पर विदेशी मुद्रा में उपहार 36,000 रुपये, जिसे भारत में प्राप्त किया गया है। अब आपको देखिए, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में गिफ्ट्स मिली हैं बच्चों, लेकिन जो गिफ्ट्स होते हैं वो इनकम नहीं होती है ना, और वैसे भी 36,000 की जो इनकम है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड कोई इनकम नहीं होती है, तो इस वजह से इस पर कोई भी टैक्स नहीं देगा। क्लियर हो गया। तब आप देखिए यहाँ पर इनका टोटल लगा के कि रेजिडेंशियल स्टेटस का चेंज हो जाने से आपकी इनकम किस तरह से चेंज हो जाती है। ज़रा इनके टोटल्स देखिए। आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाने से कितना फ़र्क पड़ जाता है। जब आप एक रेजिडेंट थे तो आपको 1,64,000 की इनकम पर टैक्स देना पड़ा। जब आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गए तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होकर 1,24,000 पर हो गई, और जब आप नॉन रेजिडेंट हो गए तो आपको सिर्फ 1,14,000 पर ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखिए कितना डिफरेंस आ गया है ना। तो इसीलिए रेजिडेंशियल स्टेटस के डिटर्मिनेशन का इम्पोर्टेंस है। हर साल इसीलिए रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है, उसका निर्धारण होता है और फिर उसी के अनुसार टैक्स लायबिलिटीज़ अराइज होती हैं। ठीक है बच्चों, अब आप अपने बुक के इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, अनसॉल्व करेंगे,
फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होगी आपको तो हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। हम इस चैप्टर के और भी प्रॉब्लम्स और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा नया चैप्टर होगा हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति से आए। मैंने आपको बताया था अपने इनिशियल लेक्चर्स में कि हमारी जो भी इनकम होती है हम उसे इनकम टैक्स में 5 हेड्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। हमारा पहला हेड क्या था, सैलरी हेड है। सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ कैपिटल गेन एंड फिफ्थ वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, है ना। हम लोग सैलरी के पहले हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे जस्ट बिकॉज सैलरी बहुत ज़्यादा लेंदी है, इस वजह से हम पहले हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी छोटा भी है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे कि किस किस हाउस प्रॉपर्टी को हम इनकम टैक्स की कैटेगरी में शामिल करते हैं और उससे होने वाली जो इनकम है वो किस किस तरह से डिटरमाइन की जाती है। कोई भी आप कहेंगे कि भाई हम जिस मकान में खुद रह रहे हैं क्या हम उसमें भी टैक्स देंगे, उसकी कोई इनकम नहीं मानी जाती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है या रेंटेड हाउस है, किराए पर दिया गया मकान है, ठीक है, जिसे हम लेट आउट भी बोलते हैं, या फिर सबलेट है, यानी कि हमने किसी से किराए पर लिया और फिर उसका एक हिस्सा फिर किसी दूसरे को किराए पर दे दिया। तो कई सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। या आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, एक में आप खुद रहते हैं बाकी आपने रेंट पर दे दिए, तो इन सारी सिचुएशंस में क्या होगा, किस तरह से हमारी इनकम पर टैक्स डिटरमाइन किया जाएगा, ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। आप तब तक इसे आप कंटिन्यू इसे कंप्लीट कीजिए, देन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।